Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified. So the topic on which we are going to talk about today is informal fallacies. So previous के lectures अगर देखें इसमें हमने 2 लेक्चर डिलीवर किए हैं जिसमें हमने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था व्हाट इज़ फैलेसी एंड इट्स टाइप्स एंड सेकंड टॉपिक में हमने डिस्कस किया था फॉर्मल फैलेसीज एंड इट्स टाइप्स एंड थर्ड लेक्चर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें रहेगा इनफॉर्मल फैलेसीज एंड इट्स टाइप्स. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ इनफॉर्मल फैलेसी? So the very first thing that we need to understand here is fallacies always occurs in arguments, है ना. तो जो लॉजिक की जब भी आप बात करते हैं तो लॉजिक किसके थ्रू एक्सप्रेस होती है? आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू. तो जब आपकी आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, है ना. और जब आपकी आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, जैसे हम डे टू डे लाइफ की जो कन्वर्सेशंस हैं, जिस तरह से आप अपने आप को डिफाइंड करने की कोशिश करते हैं डे टू डे लाइफ में, किसी से बात कर रहे हैं तो वो जो डे टू डे लाइफ में आप मैसेज में चैट में आप बड़े अपने आप को लॉजिकली डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब किस में आता है? इंडिडक्टिव लॉजिक में, इंडिडक्टिव रीजनिंग में. यहाँ पे आप क्या करते हैं? 2 3 4 इवेंट को लेके कंक्लूजन ड्रा करना शुरू कर देते हैं. तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ इंडिडक्टिव रीजनिंग्स. तो जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे ही ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो फॉर्मल फैलेसीज हैं इट ऑलवेज अकर्स इन इट अकर इन डिडक्टिव लॉजिक. और जो इनफॉर्मल फैलेसीज हैं ये उसके अपोजिट हैं. इट ऑलवेज अकर्स इन इनडिडक्टिव लॉजिक. अब जब हम डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, इंडिडक्टिव लॉजिक क्या है? जहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, सिंपल सा, है ना. 3 बार 4 बार ऐसा हो गया तो भाई ऐसा होता रहेगा. तो ये डे टू डे लाइफ में जो हमारी सारी आर्गूमेंट्स होती हैं जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, वो सारी इंडिडक्टिव रीजनिंग होती है. बट एक्चुअली में वो रीजनिंग होती नहीं है, बट हमें लगता है कि वो रीजनिंग है. आपको लगता है आप लॉजिकली बात कर रहे हैं, बट आप जो आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहे होते हैं वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और उसमें कई सारे डिफैक्ट्स होते हैं. उन्हीं डिफैक्ट्स को नाम दिया जाता है इनफॉर्मल फैलेसीज का. आपको लगता है आपकी आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट एक्चुअल में वो स्ट्रॉन्ग ना होकर इवन आपको लग रहा है कि वो वैलिड है, बट वो फैलेशियस होती हैं. बेसिकली अगर हम देखें जो टर्म वैलिड और इनवैलिड है ये इंडिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स पे एप्लीकेबल ही नहीं होती है. इसे आइदर ट्रू और फॉल्स कहा जाता है और सेम रीज़न रहता है इनकी फैलेसीज के साथ. तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे. हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी. क्लियर. यहाँ भी 2 प्रीमाइसेस ली गई हैं, कंक्लूजन ड्रॉ किया गया. तो इसको देखते हैं हम. जियोलॉजिकल इवेंट्स प्रोड्यूस रॉक्स. क्लियर. जियोलॉजिकल इवेंट्स प्रोड्यूस रॉक. रॉक क्या? माउंटेन. ये प्रीमाइस है. कि जो रॉक की फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से. और वो जियोलॉजिकल इवेंट जैसे अर्थक्वेक हो गया, अर्थ की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे मतलब हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें हिमालय की, तो हिमालय राइज हो रहा है ना. इसका रीज़न भी किसकी वजह से हुआ है? टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से. तो जंगस्ट माउंटेन है बट ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है. ग्रो क्यों कर रहा है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो टकराती हैं तो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है. तो दिस इज़ हाउ दे एक्सप्लेन दिस. सो फर्स्ट प्रमाइज क्या थी? जियोलॉजिकल इवेंट्स प्रोड्यूस रॉक. क्लियर. अब जो सेकेंड प्रमाइज है इसको देखिए. रॉक इज़ ए टाइप ऑफ म्यूजिक. यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड प्रीमाइस में रॉक इज़ ए टाइप ऑफ म्यूज़िक. अब जो रॉक है ये म्यूज़िक की टाइप है. जैसे क्लासिकल की बात करते हैं हम, जैज़ की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, उसी तरह से रॉक भी क्या है? टाइप ऑफ म्यूज़िक. अब जो फर्स्ट जो प्रपोजिशन है, जो प्रीमाइस है, वहाँ पे आप देखें तो रॉक जो है वो आप माउंटेन की बात कर रहे हैं. सेकंड प्रीमाइस में आप रॉक आप कहाँ पे आ गए हैं? म्यूज़िक पे. और जो कंक्लूजन आप ड्रा कर रहे हैं उसको अगर आप देखें, जियोलॉजिकल इवेंट्स प्रोड्यूस म्यूज़िक. नो डाउट वो साउंड प्रोड्यूस करता होगा, बट आप उसे म्यूज़िक कैसे कह सकते हैं? तो मतलब ये जो टोटल जो कंक्लूजन में आपने जो क्लेम कर रहे हैं वो ऐसे तो लग रहा है कि आप प्रमाइसेस पे बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, बट उनका अगर इंडिविजुअल प्रमाइस का मीनिंग देखें वो टोटली डिफरेंट है. टोटली क्या है? डिफरेंट. तो ये जो प्रमाइस है इसमें कौन सी फैलेसी है? अब इनफॉर्मल फैलेसी. ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकली गलत है. So the premise in the arguments are true and lead up to the conclusion, but still the conclusion is false. है ना. आपको ऐसे 1 by 1 आप प्रमाइस को देखेंगे तो लॉजिकली ट्रू नज़र आ रही हैं, बट ये अगर पूरी आर्ग्यूमेंट को देखा जाए तो ये एकदम फॉल्स है. When we examine the content, मतलब इंडिविजुअल प्रमाइस को जब आपने देखा, it is the uses of the word rock in 2 different sense. फर्स्ट में आपने उसे माउंटेन बताया है और सेकंड में आप उसे म्यूजिक बताने की कोशिश कर रहे हैं. इन 2 डिफरेंट सेंस विच इज़ कॉजिंग द कन्फ्यूजन. सो जहाँ कन्फ्यूजन होगी वहाँ लॉजिक तो होता ही नहीं है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. और इसमें जो फैलेसी है ये है इनफॉर्मल फैलेसी. तो चलिए अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं. सो फॉलोइंग आर द 3 इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल फैलेसीज: एड होमिनियन,
अपील टू इमोशंस एंड हेस्टी जनरलाइजेशंस। इसको छोड़ के भी और भी बड़ी सारी इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं, जैसे स्लिपरी स्लूप, ब्लैक एंड वाइट फैलेसी, स्ट्रॉ मैन, रेड हेयरिंग, बैगिंग द क्वेश्चन। ब्लैक एंड वाइट जो फैलेसी, इसी को अगर आप देखें, इसमें क्या रहता है कि एन आर्ग्यूमेंट दैट लिमिट अस टू टू ऑप्शंस व्हेन इन फैक्ट मोर ऑप्शन एग्जिस्ट। तो मतलब एक आर्ग्यूमेंट जो है उसमें ब्लैक एंड वाइट फैलेसी कब आएगी, जब उसमें बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ थी बट आपने सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बताई। जब ऐसा हो कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, आप सिर्फ 2 तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो उसमें कौन सी फैलेसी होगी, ब्लैक एंड वाइट फैलेसी। मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे बट किसी ने आपको 2 ही ऑप्शन दिए, तो उसमें कौन सी फैलेसी बोला जाएगा, ब्लैक एंड वाइट फैलेसी। जैसे स्ट्रॉ मैन की बात करें, स्ट्रॉ मैन फैलेसी, सो द फैलेसी ऑफ ट्राइंग टू रेफ्यूट समवन व्यू बाय मिस रिप्रेजेंटिंग इट। मतलब किसी ने कुछ बोला और आपने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। जैसे होता है ना, कुछ कुछ छोटी छोटी क्लिप्स आप देखते हो वायरल होती हैं, पूरी स्टेटमेंट देखेंगे तो मीनिंग कुछ और आएगा और जो छोटा सा देखेंगे तो मीनिंग कुछ और आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी ही कोई, आप यूट्यूब से कुछ भी एक लेक्चर उठा लो जहाँ पे मैंने कुछ बोल रहा हूँ, हिंदू के खिलाफ बोल दिया, मुस्लिम के खिलाफ बोल दिया है, तो आप सिर्फ वो वाला पार्ट उठा लो और मेरे को वायरल कर दो कि ये ऐसा बोल रहा है, तो उससे क्या होगा, मेरी जो बात है उसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप मेरी पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, कुछ भी गलत नज़र नहीं आएगा। बट अगर आप सिर्फ मेरा एक 5 सेकंड का 10 सेकंड का पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो वो जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स होती है, जो रीजनिंग होती है, इट इज़ सफरिंग फ्रॉम स्ट्रॉ मैन फैलेसी। जैसे रेड हेयरिंग है, रेड हेयरिंग फैलेसी, इसमें क्या होता है, द फैलेसी ऑफ एड्रेसिंग ए पॉइंट अदर दैन वन एक्चुअली एट इशू। मतलब बात कोई हम एक कर रहे थे, आपने उठा के दूसरी बात डिस्कस करना शुरू कर दिया। मतलब बात किसी और टॉपिक पे चल रही है और आप किसी और पॉइंट, किसी और टॉपिक को बीच में ला रहे हैं ज़बरदस्ती। क्लियर, दैट इज़ रेड हेयरिंग्स। मतलब जब आप एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, बात किसी और काम की हो रही है और आप कोई और काम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे बैगिंग द क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, बेसिकली द फैलेसी दैट इन्वॉल्व्स एज्यूमिंग एज ए प्रीमाइस द वेरी कंक्लूजन दैट द आर्गुमेंट इज इंटेंडेड टू प्रूव। तो मतलब बैगिंग द क्वेश्चन में क्या है कि आप कंक्लूजन में वो क्लेम कर रहे हैं, सॉरी आप प्रीमाइसिस में वो क्लेम कर रहे हैं जो आप कंक्लूजन में प्रूव करना चाहते हैं, और देन फिर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं फर्दर। मतलब कंक्लूजन जो है वो ऑलरेडी आपने प्रीमाइसिस में जूम कर लिया है और अब फिर से क्वेश्चन बना रहे हैं उधर ही, तो मतलब क्वेश्चन भी वैग आंसर से कर रहे हैं। अब होता क्या, आर्गुमेंट्स का जो मतलब अगर लॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या होता है, प्रीमाइसेस होती हैं और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रा करते हो। बट बैगिंग द क्वेश्चन वो फैलेसी है जब आप क्या करते हो, जो कंक्लूजन में प्रूव करने वाले हो वो आपने प्रीमाइसेस में पहले ही बोल दिया और वहीं से फिर प्रीमाइस क्वेश्चन भी ड्रा करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज बैगिंग द क्वेश्चंस। एन नंबर ऑफ फैलेसीज। तो चलिए डिटेल में हम इन 3 फैलेसीज को देख लेते हैं, जिनमें फर्स्ट रहेगी एड होमिनम, अपील टू इमोशंस एंड हेस्टी जनरलाइजेशन। द फर्स्ट वन इज एड होमिनम. Ad hominem is a Latin term meaning to the man. This fallacy occurs when instead of dealing with someone's arguments, one make an irrelevant attack on the person or some aspect of the person who is making the argument. इसमें क्या होता है, ये वो फैलेसी है जब आप जो पर्सन बात कर रहा है ना उसकी बात को छोड़ के पर्सन पे चले जाते हो। मतलब पर्सन कोई आपको टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो आप पर्सनल ले लेते हो उसको और आप उस पर पर्सनल अटैक कर देते हो, उसके पर्सनल करैक्टर पे, पर्सन पे फिजिकल अटैक कर देते हो। होता ना ऐसा, कहीं पर गुस्सा आ जाता, बात कोई चल रही थी, कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, उसको छोड़ के आपने क्या किया, आपने पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया उसके ऊपर, उसके करैक्टर पे, जैसे उसके फिजिकल अटैक कर दिया उस पर। दैट इज़ एड होमिनम. It usually take the form of an attack on the opponent character or personal trait in an attempt to undermine their arguments. It is an error because the character of an opponent is logically irrelevant to the truth or falsity of what that person asserts or to the validity or invalidity of his reasoning. मतलब जो बात कर रहा था वो पर्सन वो एक अलग चीज़ है, उसका करैक्टर एक अलग चीज़ है। अब ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन का करैक्टर बिल्कुल गलत हो बट वो जो बात कर रहा है शायद वो लॉजिकल कर रहा हो। तो अब बात लॉजिकल थी तो आपने क्या किया, देखा कि यहाँ बात नहीं बन रही है, आपने उसके करैक्टर पर अटैक कर देते हैं। हम करते हैं ना हम ऐसा कि मतलब कोई बात क्या है, एक गलत इंसान है बट अब वो जो बात कर रहा है वो बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा है और आप ना आपका मुंह बंद हो गया है, चुप हो गए हो आप एकदम से। तो आप क्या करते हो, अब वहाँ लॉजिकल बात तो आप कर नहीं पा रहे, आप क्या करेंगे, उस पर करैक्टर पर बात करेंगे। तू कहाँ का आ गया बंदा लॉजिकल बात करने वाला, तो अपना करैक्टर देख पहले, तो अपना बैकग्राउंड देख पहले। इस तरह का जो काम होता है ना, इसमें कौन सी फैलेसी होती है, एड होमिनम। जहाँ आप पर्सन की आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट नहीं कर पाते हैं, इससे क्या करते हैं आप पर्सन पे अटैक कर देते हैं, उसके करैक्टर पे हो गया, जैसे उसके पर्सन पे अटैक हो गया। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ दिस फैलेसी, यूजिंग जेंडर एज ए मीन्स टू डीवैल्यू एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एन अपोजिंग जेंडर्स।
क्लियर। जैसे जेंडर का यूज़ करना, जैसे एग्जांपल ली गई है, दिस इज़ ए फीमेल इशू, ये यार औरतों की प्रॉब्लम है। एज ए मैन हाउ कैन यू हैव एन ओपिनियन अबाउट दिस, मतलब कोई लॉजिकली एक बात रख रहा था, तो आप क्या करते हो, जब कोई लॉजिकली रखेगा आपको तकलीफ होगी ना, जब आपकी बेइज्जती हो रही है वहाँ पे, आपको कोई रिफ्यूट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये फीमेल इशू है। आप कैसे बता सकते हो, मैं फीमेल हूँ, मैं बेटर जानती हूँ, आप मेल हो, आपको नहीं पता है। तो ये कौन सी फैलेसी होती है, जब आप ऐसी बातें करते हैं। एड होमिनम, जो रीजनिंग होती है आपकी, जिसमें आप ऐसे काम करते हो, उसमें कौन सी फैलेसी होती है, एड होमिनम। जैसे सेकंड एग्जांपल जो है, स्टेटिंग दैट वन एज डिस्क्वालीफाई हिम फ्रॉम बीइंग एबल टू मेक एन इंटेलिजेंट और मीनिंगफुल आर्ग्यूमेंट्स, है ना, तुम तो बच्चे हो यार, तुम्हें क्या समझ होगी। ऐसा नहीं है, बूढ़े लोग भी मूर्ख हो सकते हैं और बच्चे भी मूर्ख हो सकते हैं, बच्चे भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं और बूढ़े भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। सो यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, तुम बच्चे हो भी यार। तो हैं, जब आप ऐसा करते हो ना, मतलब कोई बच्चा लॉजिकली बात कर रहा है तो आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसको, तुम बच्चे हो भी, आपको नहीं समझ आएगा। तो आपकी रीजनिंग में, आपकी लॉजिक में कौन सी फैलेसी है, एड होमिनम। तो नेक्स्ट फैलेसी जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो रहेगा अपील टू इमोशन। यूज़ करते हैं ना इमोशनल गेम खेलना, जब आप रैशनली नहीं जीत पा रहे हैं, आप इमोशनली जीतने की कोशिश करते हैं, लोगों को इमोशनल करके, है ना। तो ये जब आप लोगों को, मतलब रैशनली लोग आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, आप इमोशनली लोगों का फेवर गेन करते हैं, है ना। तो ये जब भी आपकी रीजनिंग, आपका लॉजिक इस तरह के इमोशंस पे बेस्ड हो, उसे क्या, कौन सी फैलेसी कहा जाता है, अपील टू इमोशन। So an appeal to emotion is a specific type of fallacy in which one manipulates another emotions to win an argument. So emotional appeals do not rely on facts or evidence, rather they rely on playing on emotions. तो जब आप इमोशंस की बात करेंगे, वहाँ तो कोई लॉजिक होता नहीं है, वहाँ सिर्फ इमोशंस होते हैं। तो इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करना, है ना, यार कर देना प्लीज़ मेरे को फेवर ये वाला, मतलब लॉजिकली कोई नहीं मान रहा आपकी बात को, क्योंकि आपके पॉइंट्स ही अनक्लियर हैं, तो फिर आप इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं उसमें फैलेसी होती है अपील टू इमोशंस। दिस ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ एन इमोशनली चार्ज लैंग्वेज टू एरोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट मे लीड एन ऑडियंस टू एक्सेप्ट इट्स कंक्लूजन। अपील्स टू इमोशन इंक्लूड अपील्स टू फियर, एनवी, हेट्रेड, पिट, प्राइड, एटसेट्रा, टू हाइड द फैक्ट that no compelling rational reason exists for one position. Following are some example of this fallacy. जैसे मतलब देखिए, अब a child does not want to eat her dinner but her mother pursued her by asking her to think of all the starving children in the world who do not have food at all. बच्चा खाना नहीं खा रहा है और मम्मा क्या बोल रही हैं उसके, तू आप किस्मत वाले हो, आपको खाना मिल रहा है, बच्चे इतनी दुनिया में भूखे मर रहे हैं लोग, उनको खाना ही नहीं मिलता है, खाना अच्छा नहीं बनाया होगा, नहीं खा रहा वो, तो आप ऐसा बोल के खिला देंगे। तो आपको लग रहा है आपने लॉजिकल बात की, नहीं, आपने लॉजिकल बात नहीं की। ये जो है इसमें क्या थे, सिर्फ इमोशंस थे, आप बहे वो भी बह गया, उसने आपकी बात मान ली, इसमें लॉजिकल कुछ नहीं है। सो ए पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट दैट शो द कैंडिडेट शेकिंग हैंड विद द कम्युनिटी मेंबर एज ही अटेंड ए रिलीजियस सेरेमनी। तरह से पॉलिटिशियंस ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली, आप हिंदू हो, आपको हिंदुओं को वोट देने चाहिए, आप मुसलमान हो, आपको मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देने चाहिए। तो ये क्या सारी इमोशनल अपील है। जो इस टाइप की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, उनको लगता है पॉलिटिशियंस को कि वो स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रांग रीजन्स के साथ बात कर रहे हैं, बट वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। इमोशंस में फियर भी हो सकता है, हेट्रेड भी हो सकती है, पिटी भी हो सकती है, प्राइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो जो थर्ड फैलेसी हम अभी डिस्कस करेंगे दैट इज़ हेस्टी जनरलाइजेशंस। सो हेस्टी जनरलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लॉजिकल fallacies we encounter at work, study and home. It is a fallacy in which a conclusion is justified by insufficient or biased evidence. मतलब जैसे हमने, ये तो हमें ऑलरेडी क्लियर है कि जो इनफॉर्मल फैलेसीज हैं इट ऑलवेज अकर इन इंडक्टिव आर्गूमेंट्स। और इंडक्टिव आर्गूमेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्या है, वहाँ पे क्या होता है, आपने 3-4 बार कोई इवेंट होते देखा तो आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं, मतलब आप पर्टिकुलर से यूनिवर्सल छलांग लगाते हैं, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पे छलांग लगाते हैं, और जो लॉजिकली गलत है। सो इट इज़ ए फैलेसी इन विच ए कंक्लूजन इज जस्टिफाइड बाय इनसफिशिएंट और बायस्ड एविडेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनसफिशिएंट सैम्पल पॉलिसी। 4-5 लोग देखा ना, राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, गीता इज मॉर्टल, देयरफॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। तो जो ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल है ये यूनिवर्सल कंक्लूजन है, और आपने सैंपल कितने लिए, सिर्फ 3।
We commit hasty generalizations when we draw conclusions about all the persons or things in a given class on the basis of our knowledge about only one or very few of the member of that class. तो जैसे मतलब 4 लोगों को मरते हुए देख लिया और आपने कंक्लूजन क्या निकाल दिया, सारे मर जाएंगे. दैट इज यूनिवर्सल कंक्लूजन्स. और जो ड्रॉ किया गया वो पर्टिकुलर इवेंट्स के बेसिस पे किया गया. सो दिस फैलेसी यूजुअली फॉलो द पैटर्न्स एक्स इज ट्रू फॉर ए, एक्स इज ट्रू फॉर बी, therefore x is true for C D E है ना. एक मर गया, 2 मर गया, सारे मर जाएंगे. So following are some example of this fallacy. My brother eat a lot of pizza and he is healthy, which lead me to conclude that pizza are healthy and do not really make a person fat. However, I do not have a large enough sample population to make this claim. I have hastily generalized based on one person's. मतलब आपका भाई पिज़्ज़ा खाता है और वो हेल्दी है, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाल दिया, भाई पिज़्ज़ा हेल्दी होता है. नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है. तो आपने जो आर्ग्यूमेंट ये दी है ना कि पिज़्ज़ा हेल्दी होता है, इसमें फैलेसी है. और वो फैलेसी कौन सी है? हेस्टी जनरलाइजेशंस. और सेकंड एग्जांपल जो दी गई है, अनदर एग्जांपल कुड बी ऑफ ए चाइल्ड हु थिंक दैट ऑल ओल्ड पीपल्स मस्ट बी कंप्यूटर इलिटरेट जस्ट बिकॉज हिज ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट नो हाउ टू यूज ए कंप्यूटर्स, है ना. मतलब आपके दादा दादी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उसका ये मतलब तो नहीं हो किसी को भी चलाना नहीं आता होगा. माइट बी पॉसिबल 50% लोगों को आता होगा, 30% को आता होगा, 20% को आता होगा ओल्ड पीपल्स को. तो जो आपके इस टाइप के कंक्लूजन्स होते हैं जहाँ पे आप पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पे जंप करते हैं, उसमें क्या होती है? फैलेसी होती है. दैट इज़ हेस्टी जनरलाइजेशंस. क्लियर? सो चलिए कंक्लूड करते हैं इसको. टू कंक्लूड, इनफॉर्मल फैलेसीज आर ए मैटर ऑफ अनक्लियर एक्सप्रेशंस. मतलब यहाँ पे क्लियर ही नहीं होता आप करना क्या चाहते हैं भाई, तभी फैलेसी आती है. कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट फैलेसी की बात करें, हम स्ट्रॉमैन की बात करें, रेड हेरिंग की बात करें, बैगिंग द क्वेश्चन की बात करें, स्लिपरी स्लूप की बात करें, एड होमिनम की बात करें, कोई भी फैलेसी ले लें आप, वहाँ पे जो मैटर होता है वो क्लियर नहीं होता. दैट इज़ बाय जो फैलेसी अराइज होती है. दे आर क्रिएटेड ड्यू टू मिस यूज ऑफ लैंग्वेज एंड ऑफ एविडेंस. तो मतलब आपके पास स्ट्रांगेस्ट प्रीमाइस ही नहीं होती हैं जिससे आप कंक्लूजन को सपोर्ट्स कर पाएँ. क्लियर? आपके पास एविडेंस ही नहीं होते हैं, आपके आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं होती हैं, सॉरी प्रीमाइस स्ट्रांग नहीं होती है जो उससे कंक्लूजन आप स्ट्रांगेस्ट कंक्लूजन ड्रा कर पाएँ. इनफॉर्मल फैलेसीज जनरली अकर इन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स एंड कैन नॉट बी रिड्यूस टू सिम्बॉलिक फार्मूलाज. जैसे हमने देखा था जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको सिम्बल्स में रिड्यूस किया जा सकता है, बट जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको सिम्बल्स में रिड्यूस नहीं किया जा सकता. तो मतलब बेसिकली जो सिंबॉलिक लॉजिक होती है वो डिडक्टिव लॉजिक पे ही बेस्ड होती है, इंडक्टिव पे नहीं. सो बिकॉज देयर आर ऑलमोस्ट इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, देयर इज ए मच हायर नंबर ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज देन दैट ऑफ फॉर्मल वंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.